पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था कि पहले दर्जे के डिफरेंशियल इक्वेशन से जगह जगह साबका पड़ता है। हमने ये भी देखा कि इनको बाज़ दफ़ा हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं बशर्ते कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस आसान हों। लेकिन अक्सर औक़ात हमें ऐसे पहले दर्जे के डिफरेंशियल इक्वेशन से वास्ता पड़ता है जिन पर ये तरीक़े इस्तेमाल नहीं हो सकते और उसके लिए हमें मज़ीद तरीक़े ईजाद करने पड़ेंगे। मसलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मैं बात करने वाला हूँ। जो दूसरा नुक्ता बड़ी अहमियत रखता है वो ये कि जब तक आप एक पहले दर्जे के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उस फंक्शन की कीमत किसी एक नुक्ते पर ना बताएं या उसके डेरिवेटिव की कीमत उस नुक्ते पर ना बताएं, उस वक्त तक उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल मुकम्मल नहीं होता, वो नामुकम्मल रहता है। ये बड़े अहम नुकात हैं, तो आइए हम इन पे गौर करते हैं। इब्तदाई में हम पहले दर्जे के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर गौर करेंगे। इनकी एक खास अहमियत बनती है। लीनियर का मतलब अभी मैं वाजे करता हूं। ये तो हम जानते हैं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूं लिखा जा सकता है, यानी dy बाई डी एक्स बराबर किसी फंक्शन के है और ये फंक्शन हमें दिया हुआ होता है। इस फंक्शन के ऊपर कोई कैद नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें y की कोई भी ताकत हो सकती है या इसमें एक्सपोनेंशियल y भी हो सकता है, तरह तरह की चीजें मुमकिन है। लेकिन अगर इसमें y की ताकत एक या एक से कम हो तो फिर हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर dy बाई डी एक्स, अगर ये x ताकत 3 के बराबर हो तो हाँ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर इसमें मसलन 3y शामिल किया जाए तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा, इसलिए कि y की एक ही ताकत है। बेशक इसको x के किसी फंक्शन के साथ आप ज़र्ब दें, लेकिन y की ताकत एक ही है, तो ये लीनियर है। अलबत्ता ऐसी चीज़, चलिए मैं यही लिखता हूं यहां पे, लेकिन अगर यहां y की ताकत 2 हो तो फिर ये लीनियर ना हुआ, ये नॉन लीनियर इक्वेशन बनी। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बाकायदा शक्ल, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं उसको, ये है, यानी कि dy बाई डी एक्स जमा कोई सा भी फंक्शन p जो सिर्फ x का फंक्शन हो, y इसको ज़र्ब देता, और दूसरी तरफ यहां सिर्फ x का कोई फंक्शन होगा। यहां पर y नहीं आ सकता और यहां y की सिर्फ एक ही ताकत है। इसको बाज दफ़ा यूं भी लिखा जाता है y प्राइम जमा y ऑफ x, y बराबर q ऑफ x, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल वही है, इसलिए कि dy बाई डी एक्स और y प्राइम में कोई फ़र्क नहीं है। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन हमें नज़र आए तो हम इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इस बाकायदा शक्ल के अंदर ढाल सकते हैं। तो यहां अगर एक्स स्क्वायर tan x से इस इक्वेशन को तकसीम किया जाए तो देखिए क्या मिलता है। यहां से हमें log x ताकत 2 बटा x ताकत 2 tan x जमा y प्राइम बराबर 3y बटा x ताकत 2 tan x, और यहां पर 7e ताकत मनफी x बटा x ताकत 2 tan x मिलता है। और फिर इसको यूं लिखें y प्राइम जमा, और यहां पर हम इसको यूं लेकर आएंगे मनफी 3 बटा x ताकत 2 tan x, और ये y को ज़र्ब देता है इस तरफ 7e ताकत मनफी x मनफी log x ताकत 2 बटा x ताकत 2 tan x। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हम p कहेंगे और ये यहां पर q होगा। p और q सिर्फ x के फंक्शंस हैं, ये y के नहीं हैं।
हर पहले दर्जे की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं, उसकी शक्ल यहां पर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के इस्तेमाल से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक फंक्शन का नाम है, उसको आमतौर पर v ऑफ x कहा जाता है। इस v ऑफ x की बात यहां से शुरू होती है। तो चलिए मैं यही इक्वेशन लिखता हूं, dy बाई डी एक्स जमा पी वाई बराबर q के है। अब मैं यूं करूंगा कि इस इक्वेशन को मैं v से ज़र्ब दूंगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि v dy बाई डी एक्स जमा वी पी वाई बराबर वी क्यू के है। अब हम वी क्यू पर एक शर्त लगाते हैं कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ वी वाई के बराबर है। चलिए वक्ती तौर पर हम ये कबूल कर लेते हैं कि वी डी वाई बाई डी एक्स जमा वी पी वाई इस तरह से लिखा जा सकता है। थोड़ी देर में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये v का तयन p से किस तरह से होता। अगर हमने ये कबूल कर लिया तो फिर यहां से इस इक्वेशन का हल बड़ी आसानी से निकल आएगा, क्योंकि ये फिर इसके बराबर हुआ, जिसके माने ये हुए कि d ऑफ वी वाई फिर v क्यू डी एक्स के बराबर है। और अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूं, यानी कि d ऑफ वी वाई फिर इंटीग्रल डी एक्स v ऑफ x q ऑफ x है, इसका इंटीग्रल तो वी वाई है। चुनाचे यहां से हमने ये मालूम कर लिया कि वी वाई ये है, और फिर इससे हमें वो नतीजा मिला जो मकसूद था, यानी कि y ऑफ x v ऑफ x इंटीग्रल डी एक्स v ऑफ x q ऑफ x है। तो अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम हो तो फिर हम y का हल यूं निकाल सकते हैं। लेकिन ये v ऑफ x कैसे मालूम किया जाए? तो चलिए जो शर्त यहां पर लगाई गई थी इसको हम जरा बारीकबीनी से देखते हैं। यहां हमें यह बताया गया कि d बाई डी एक्स ऑफ वी वाई वी डी वाई बाई डी एक्स जमा वी पी वाई के है, और ये वो शर्त है जो v पर लगाई गई है। अब चलिए इसको हम खोल सकते हैं, तो ये बन गया dv बाई डी एक्स वाई जमा वी डी वाई बाई डी एक्स, और ये है वी डी वाई बाई डी एक्स जमा वी पी वाई। तो ये और ये आपस में कट गए, और यहां फिर हम इस y और इस y को काट सकते हैं। लिहाजा इधर से हमें dv बाई डी एक्स मिला vp के बराबर, और इसको तो हम इंटीग्रेट करना जानते हैं, क्योंकि यहां से हमें dv बाई v मिलता है p dx के बराबर। अब चलिए दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां से हमें मिलता है log v बराबर है p dx के, और ये आप जानते हैं कि log और एक्सपोनेंशियल इनवर्स फंक्शंस हैं। चुनाचे इधर से हमें v ऑफ x मिलता है e ताकत p ऑफ x dx इंटीग्रल। तो ये हमने मालूम कर लिया है, और ये v ऑफ x जब मालूम हो जाएगा p को इंटीग्रेट करने से, तो इसको फिर हम यहां डालकर y ऑफ x पता करेंगे। अब चलिए हम कुछ सवाल हल करते हैं। तो हमें ये इक्वेशन हल करनी है, साथ ये शर्त दी हुई है कि x की कीमत जब 1 होगी तो y की 2 होगी।
जो तरीका हमने सीखा है वो ये कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम किया जाए और फिर उससे y ऑफ x का हल निकलता। लेकिन सबसे पहले इसको इसकी बाकायदा शक्ल दी जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको डाला जाए। तो अगर मनफी 2x से तकसीम करें तो इससे हमें मिलता है dy बाई डी एक्स मनफी 2/x y बराबर x बटा 2। अब यहां से वाजे है कि p ऑफ x मनफी 2/x है, जबकि q ऑफ x बटा 2 है। तो सबसे पहले हम v ऑफ x यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल dx p ऑफ x है, जो मनफी 2 1/x है। अब dx बटा x को हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाता है मनफी 2 log x, जो कि इसके बराबर है log x ताकत 2, और ये वाज़ेह है कि e ताकत log x ताकत 2 है, जो कि इसके बराबर है। लिहाजा हमने ये मालूम कर लिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर v ऑफ x 1/x ताकत 2 है। अब इसकी मदद से हम y ऑफ x पता करते हैं, जो कि यहां से x ताकत 2 बना, इधर 1/x ताकत 2, और q ऑफ x तो ये है। लिहाजा यहां से हमें ये चीज मिलती है, x ताकत 2 बाहर है, यहां पर dx बटा x है, जो कि log x बना, और इसीलिए ये हल अब निकला log x। लेकिन इसमें हम कोई सा भी अदद c शामिल कर सकते हैं। ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता, जिसके माने ये हुए कि हां, ये इस इक्वेशन का हल जरूर है, लेकिन इसमें मजीद कोई शर्त शामिल नहीं है। अब चलिए हम ये शर्त भी इसमें शामिल कर लेते हैं, यानी कि जब x की कीमत 1 होगी, y की 2 होगी, चुनाचे 2 बराबर है इसके। अब x 1 है, चुनाचे ये भी 1 है, और यहां पर अंदर log 1 जमा c है, लेकिन 1 का लॉगरिथम तो 0 है, और इसीलिए यहां से फिर c की कीमत निकलती है 4। लिहाजा जो मुकम्मल हल निकला वो ये है 1/2 x ताकत 2 log x जमा 4। तो ये वो हल है इस सवाल का। यहां पर न सिर्फ y ऑफ x इस इक्वेशन को हल करता, लेकिन ये शर्त भी पूरी होती है। एक और सवाल, हम ये इक्वेशन हल करना चाहते हैं, और क्योंकि मजीद कोई शर्त नहीं दी गई है, इसका मतलब ये कि यहां से सिर्फ हम जनरल सॉल्यूशन ही हासिल करेंगे। जाहिर है कि ये इस बाकायदा शक्ल में पहले से मौजूद है, जिसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ x फिर बना tan x, और q ऑफ x ये है 1/2 कोसाइन ताकत 2x। अब चलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करते हैं, जो इसके बराबर है e ताकत p ऑफ x, यानी कि tan ऑफ x का इंटीग्रल। हम ये जानते हैं कि अगर tan x को इंटीग्रेट किया जाए तो इसका जवाब मनफी log कोसाइन x है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब log कोसाइन x को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो उसे 1 कोसाइन x मिलेगा, और फिर कोसाइन x को डिफरेंशिएट करना होता जिससे मनफी साइन x मिलता, चुनाचे वो बन जाएगा साइन x बटा कॉस x, जो कि tan x के बराबर है। तो ये इंटीग्रल फिर यूं निकल आया, जिसका मतलब ये कि v ऑफ x फिर e ताकत मनफी log कोसाइन
x हुआ, और ये पहले की तरह ई ताकत log कोसाइन x बना, जो कि 1/कोसाइन x है। तो चलिए, हमने v ऑफ x मालूम कर लिया। अब हम ये इस्तेमाल करेंगे y ऑफ x मालूम करने के लिए। तो यहां से फिर y ऑफ x बनता है कोसाइन x, और हमें इंटीग्रेशन के अंदर ये लगाना है 1/कोसाइन x, और q ऑफ x तो ये है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कोसाइन x 1/2 इंटीग्रल कोसाइन x मालूम करना, और ये तो साइन x जमा कोई सा भी कांस्टेंट। वाज़ेह है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसाइन x मिलता। लिहाजा यहां हमने ये पता कर लिया कि y ऑफ x फिर ये है, अंदर कोसाइन x, साइन x और c कोसाइन x यहां पर है। अब अगर हम चाहें तो कोसाइन x साइन x को 1/2 साइन 2x लिख सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, ज़रा छोटा हो जाता, और इधर c कोसाइन x। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहां मैंने 1/2 नहीं लगाया, क्योंकि c तो वैसे भी हमें मालूम नहीं। चुनाचे ये इसका जनरल सॉल्यूशन बनता है। हमने इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना सीखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से, लेकिन अगर यहां पर y की कोई सी ताकत हो, 2, 3, 4, -1, -2 वगैरह, तो फिर बज़ाहिर ये नाकाबिले हल हो जाता है। लेकिन तकरीबन 200-250 साल पहले बर्नौली, जो एक फ्रांसीसी रियाजीदान था, उसने एक तरीका इजाद किया। उसने ये कहा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक दूसरे फंक्शन के लिए बनाएंगे, चलिए उसको h का नाम दिया जाए, और h का ताल्लुक y से यूं बनता है, y ताकत 1-n। जाहिर है कि हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि अगर h मालूम हो तो हम y पता कर सकते हैं, y फिर इसके बराबर है। अब हम बजाय y की इक्वेशन के हम h की इक्वेशन बनाएंगे। तो dh बाई dx, ये जानते हुए कि y x का फंक्शन है, इसको हम यूं डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर y की ताकत -ni, लेकिन अब y को भी डिफरेंशिएट करना है x के हवाले से, तो यहां पर dy dx आ गया, जिसका मतलब ये है कि dy बटा dx फिर ये बना, और यहां पर y की ताकत n होगी dh बाई dx। अब हम ये इसमें डालेंगे, और देखिए इससे फिर क्या बनता है। यहां पर हमें y ताकत n dh बाई dx वैसे ही लिखना है। इधर p y बराबर q y ताकत n। अब दोनों तरफ हम इसको y ताकत n से तकसीम करेंगे। जब y ताकत n से तकसीम करेंगे तो उससे फिर ये मिलेगा dh बटा dx, और यहां पर p ऑफ x y 1-n, तो ये वही चीज है जो यहां पर है। चुनाचे यहां पर h आ गया, और इस तरफ q, और ये y ताकत n, और ये आपस में कट जाते हैं। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन की बाकायदा शक्ल में ढाल सकते हैं। तो ये बन गया dh बटा dx, और यहां पर 1-n p ऑफ x h, जो इसके बराबर है। ये नया p हो जाएगा और ये नया q हो जाएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन बनी h के लिए,
और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन पर लगाकर हम h हासिल करेंगे। h हासिल करने के बाद फिर y निकाला जा सकेगा। लिहाजा इस इक्वेशन को बर्नौली के इस तरीके से हल किया जा सकता है। बर्नौली इक्वेशन की अब हम ये मिसाल हल करेंगे। वाज़ेह है कि ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी इसलिए कि यहां पर 1/y ताकत 2 है। इसको सबसे पहले हम इसकी बाकायदा शक्ल में ढालेंगे, यानी कि इसको यूं लिखा जाए dy/dx जमा y/x बराबर 1/xy ताकत 2। अब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे h के नाम से जो y ताकत 3 के बराबर है। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dh/dx जो 3y ताकत 2 dy/dx बना, इसलिए कि h आखिर x का फंक्शन क्यों है? इसलिए कि y x का फंक्शन है। तो ये जंजीरी उसूल का इस्तेमाल किया मैंने। यहां से वाज़ेह है कि dy/dx फिर इसके बराबर हुआ, और अब हम dy/dx को इस इक्वेशन में डालते हैं और इससे फिर h की इक्वेशन बनेगी। तो यहां पर 1/3y ताकत 2 dh/dx, यहां पर y/x बराबर 1/x y ताकत 2। अब इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ से ज़र्ब दूंगा y ताकत 2 के साथ, जिसका फायदा ये होगा कि ये फिर एक लीनियर इक्वेशन की शक्ल इख्तियार करेगा। अब यहां पर y ताकत 3 आ गया, लेकिन y ताकत 3 तो h के बराबर है, लिहाजा अब यहां पर काफी बेहतरी आ गई। अब अगर 3 से ज़र्ब दिया जाए तो ये अपनी बाकायदा शक्ल इख्तियार करेगा। तो ये हो जाएगा dh/dx प्लस 3y ताकत 3, लेकिन y ताकत 3 h है, चुनाचे यहां पर 3h/x आएगा और इस तरफ भी 3/x है। तो अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बड़ी आसानी से निकल आएगा, क्योंकि ये है e इंटीग्रल p dx, और p ये है, इसको हम p of x कहेंगे, और ये जाहिर है कि q of x है। अब यहां से हमें ये मिलता है dx/x जो कि log x है, और इसको फिर हम e ताकत log x ताकत 3 लिखते हैं, जो कि x ताकत 3 बना। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाल लिया। अब सिर्फ h of x निकालना बाकी है। तो h of x फिर ये है 1/x ताकत 3, इंटीग्रेशन में दोबारा v आता है, और अब हमें q भी शामिल करना है जो कि ये है 3/x। लिहाजा इधर से हमें ये चीज मिली, इंटीग्रल dx 3x ताकत 2। इसका इंटीग्रल तो वाज़ेह है कि x ताकत 3 है, और उसमें हम कोई सा भी अदद शामिल कर सकते हैं, कांस्टेंट शामिल कर सकते हैं। तो ये चीज बनी। अब हमने h निकाल दिया, तो यहां से फिर हम y पता कर सकते हैं। तो जवाब फिर y of x का आखिर ये निकलता है। ये x ताकत 3 अगर हम अंदर ले गए तो ये तो 1 बन जाएगा, लिहाजा यहां पर 1 जमा c/x ताकत 3, और ये ताकत 1/3। तो ये इस इक्वेशन का हल निकला। ये नोट कीजिए कि अगर c 0 हो तो y 1 होगा,
अगर एक को यहां पर डाला जाए तो जाहिर है कि dy बाई डी एक्स फिर सिफर होगा, यहां पर एक होगा और दूसरी तरफ भी एक होगा, लिहाजा ये इसका दुरुस्त हल है। अब हम एक दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं और अपनी तवज्जो ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर मरकूज करेंगे। हर ऐसी इक्वेशन जहां dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ y हो, इसको ऑटोनमस कहा जाता है। यहां पर x नहीं आता, ये f महज y का फंक्शन है। अंग्रेजी के लिहाज से ऑटोनमस का मतलब है खुद मुख्तार। रियाजी के लिहाज से यह कि y का तयन खुद y ही करता है, x नहीं करता। तो चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक सादा सी मिसाल ये हो सकती है dy बाई डी एक्स बराबर 2y के हो। तो हालांकि y x का फंक्शन है लेकिन इस तरफ x नहीं आता। या एक और मिसाल ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स 2y और यहां पर y मनफी 1 y जमा 7 ये हो सकता है। या इससे भी ज्यादा पेचीदा इक्वेशंस हो सकती हैं, जैसे कि ये है dy बाई डी एक्स ई ताकत y बटा y ताकत 2। अब ये इक्वेशन dy बाई डी एक्स y ताकत 2 x ये ऑटोनमस नहीं है क्योंकि यहां पर x आता है, तो ये नहीं है, ये ऑटोनमस नहीं है। अब इस तरह की इक्वेशन को तो हम हल शायद कर सकें। अब ये देखिए कि dy बटा एफ ऑफ y ये dx के बराबर है। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो हो सकता है कि हम इसको हल कर सकें और हो सकता है कि ना कर सकें। अगर नहीं कर सके तो इसका मतलब यह कि ये इक्वेशन फिर हल नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद हम इस इक्वेशन से काफी सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं इसको मुकम्मल हल किए बगैर। ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशंस के हवाले से एक अहम बात यह बनती है कि y की वो कीमतें जहां f सिफर है, इसको इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कहते हैं, या वो हल जिनमें ठहराव है, जो मुस्तकिल हैं। तो अगर हम यहां देखें तो अगर y की कीमत सिफर हो तो ये फिर इसका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बना। यहां पर 3 सॉल्यूशन हैं, y सिफर, y 1, y मनफी 7। तो अगर y ये या ये हो तो जाहिर है कि यहां पर f ऑफ y जो है ये सिफर होगा, और उस सूरत में dy बाई डी एक्स सिफर होने की वजह से y की कोई मुस्तकिल कीमत होगी, और वो मुस्तकिल कीमतें ये या ये हो सकती हैं। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहां पर ये ई ताकत y बटा y ताकत 2 ये कभी सिफर नहीं हो सकता, लिहाजा यहां पर कोई इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि फर्ज कीजिए कि हम इनमें से कोई सा भी लेते हैं। अगर y की कीमत 1 हो तो हां, ये बात तो जरूर दुरुस्त है कि dy बाई डी एक्स फिर सिफर होगा और y फिर 1 से नहीं हटेगा। लेकिन अगर हमने y को 1 से ज्यादा कर दिया या 1 से कम कर दिया, तो अगर ये मुस्तहकम है तो ये 1 ही की तरफ आएगा, अगर गैर मुस्तहकम है तो ये 1 से तजावुज कर जाएगा। इसको बेहतर समझने के लिए हम कुछ मिसालें देखेंगे। ये एक ऐसे हल की मिसाल बनती है जो मुस्तहकम है। ये चाय की कोई गर्म प्याली है और ये कोक का ठंडा ग्लास है। वक्त के साथ साथ ये चाय ठंडी होती जाएगी, कोक गर्म होता जाएगा, और अगर काफी वक्त गुजर गया तो दोनों का दर्जा हरारत 10 डिग्री हो जाएगा, जो उस कमरे का दर्जा हरारत है।
अब इसको हम मुस्तहकम कहेंगे, इसलिए कि गर्म चीज ठंडी हो जाती है, ठंडी चीज गर्म हो जाती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो कौन सी इक्वेशन है जो इस तरह का हल दे सकती है। एक मिसाल उसकी ये हो सकती है। तो यहां पर हमें ये बताया गया है कि dt/dt, यानी कि जिस रफ्तार से टेम्परेचर तब्दील होता है वो -T-10 के बराबर है। अगर T ठीक 10 के बराबर हो तो उसका मतलब ये हुआ कि वो शय ना गर्म होगी ना ठंडी होगी। लेकिन अगर चाय की प्याली है तो T जाहिर है कि 10 से बड़ा है, चुनाचे दर्जाए हरारत के बढ़ने की रफ्तार मनफी होगी, यानी कि वो दर्जाए हरारत कम होता जाएगा। इसके बरक्स अगर T 10 से कम हो, यानी कि ये ठंडे कोक की मिसाल ली जाए, तो फिर यहां पर T-10 ये खुद मनफी होगा, लेकिन बाहर एक मनफी अलामत है, गोया कि इसका दर्जाए हरारत वक्त के साथ बढ़ेगा। हम ये कहेंगे कि इब्तदा में दर्जाए हरारत T0 था, तो यहां पर T0 10 से ज्यादा था और यहां पर 10 से कम था। अब ये इक्वेशन तो इसी तरह का हल पैदा करेगी, यानी कि T अगर ठीक 10 के बराबर हो तो ये ना बढ़ेगी ना घटेगी, और इसको फिर हम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कहेंगे। अब इस इक्वेशन के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जाहिर है कि हम इसके बाहर यहां कोई सा मुस्तकिल कांस्टेंट लगा सकते थे, उसको बेशक आप लैम्डा कहें या कोई सा भी नाम दें। ये अदद जो है इसके लिए और होगा और इसके लिए और होगा, इसलिए कि इसका रकबा कम या ज्यादा होगा इसके मुकाबले में, लेकिन हमें उससे कोई गर्ज नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस इक्वेशन को कैसे हल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि अगर हमने इसको यूं लिखा dt/T-10 तो ये -dt के बराबर है। अब चलिए हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको भी इंटीग्रेट किया, इसको भी किया, तो यहां से हमें log T-10 मिलता है, जो कि -T, और यहां पर कोई सा अदद होगा, कोई मुस्तकिल अदद होगा, उसको C कहें, और अब हम इसको यूं लिख सकते हैं T-10 बराबर E ताकत -T और E ताकत C, जिसको हम A लिखेंगे। तो हम E ताकत C भी लिख सकते थे, लेकिन कोई उसमें खास फायदा नहीं। अब जब T 0 होता है तो उसका मतलब ये कि T की कीमत T0 होती है ये, और यहां से फिर हमें, क्योंकि E ताकत 0 1 है, तो यहां से हमें A की कीमत मिल गई। लिहाजा हम अब T का हल निकाल सकते हैं। T यहां से बना 10 जमा E ताकत -T, और यहां A की कीमत जो अभी हमने पता की है वो यहां पर डाली जाए। अब वाज़ेह है कि जैसे जैसे T बढ़ेगा, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो दर्जाए हरारत 10 पे पहुंचेगा, इसलिए कि E ताकत -∞ 0 है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि T0 10 से ज्यादा था या 10 से कम था, इसलिए कि यह टर्म 0 हो जाती है। लिहाजा ये एक मुस्तहकम हल की मिसाल बनी। इस इक्वेशन को बेहतर समझने की खातिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह नोट किया जाए कि ये लकीर T बराबर 10 के है, इसको फेज लाइन कहते हैं। अगली चंद मिसालों में हमें कई फेज लाइनें मिलेंगी, लेकिन यहां पर सिर्फ एक है। अब हम चाय वाली मिसाल लेंगे जहां T 10 से शुरू में बड़ा था। अगरचे शुरू में बड़ा था, लेकिन अब यह दर्जा हरारत कम होता चला जा रहा है और बिल आखिर ये फेज लाइन के साथ साथ चलता है। गर्म चीज आखिर ठंडी हो जाती है।
यहां पर जो ढलवान है या जो स्लोप है उस पर हम एक नजर डालते हैं। वाज़ेह है कि इस जगह पे स्लोप या dt/dt मनफी कीमत रखता है, और ये बात इधर से भी पता चलती है क्योंकि t 10 से बड़ा है और इस मनफी अलामत की वजह से ये dt/dt की कीमत मनफी है। लेकिन ये स्लोप कम होता जा रहा है और कम होते होते बिलाखिर सिफर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि d2t/dt² ये मुस्बत होगा। ये बात हमें इधर से भी समझ में आती है, इसलिए कि अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो यानी कि इसका अगर d/dt लिया जाए तो यहां से हमें d/dt² ऑफ t मिलता है मनफी d/dt ऑफ t। dt/dt अगर यहां से डाला जाए तो इधर से ये मनफी अलामत खत्म हो जाती है और ये t -10 बनता है। अब t क्योंकि 10 से बड़ा है इसीलिए d2t/dt² मुस्बत कीमत रखता है, यानी कि ये बात दुरुस्त है। तो फेज लाइन तक पहुंचने के लिए एक शर्त तो ये थी कि स्लोप यानी कि dt/dt मनफी हो और d2t/dt² मुस्बत हो। ठंडी चीज के लिए इसका बिल्कुल उलट होगा। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि दर्जा हरारत बढ़ते बढ़ते आखिर फेज लाइन के पास पहुंच गया और बस अब इसी के साथ साथ चल रहा है। यहां पर अगर स्लोप की कीमत देखी जाए तो वाज़ेह है कि ये मुस्बत है। इस जगह पर स्लोप की कीमत यानी कि dt/dt मुस्बत कीमत रखता है और d2t/dt² ये मनफी है, क्योंकि जैसे जैसे ये इसके नजदीक जाता है वैसे वैसे ये चपटा होता जाता है, गोया के स्लोप कम होता जाता है और इसीलिए d2t/dt² मनफी है। ये बात तो खैर यहां से भी नजर आती है कि हमने जैसा कि पहले मालूम किया था d2t/dt² जो कि t -10 है और t चूंकि 10 से कम है इसीलिए ये मनफी कीमत रखता है। गोया कि हमने ये मालूम कर लिया कि अगर फेज लाइन पर पहुंचना है नीचे से तो स्लोप मुस्बत होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव यानी कि स्लोप का स्लोप मनफी होना चाहिए। ये बात तो यहां से भी वाज़ेह हो रही है कि जैसे जैसे हम 10 तक पहुंचते हैं तो स्लोप कम होता जाता है और बिलाखिर सिफर हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव भी सिफर हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं स्लोप मनफी हो जाता है और सेकंड डेरिवेटिव मुस्बत। ये एक मुस्तहकम यानी स्टेबल हल की पहचान है। अब हम ये इक्वेशन देखेंगे और इस इक्वेशन का कोई मुस्तहकम हल नहीं है। यहां पर मुस्बत अलामत है, मनफी नहीं है। अगर t 10 से बड़ा हो तो ये मुस्बत होगा यानी कि t बढ़ता चला जाएगा। ये बात अब हमारे सामने आ रही है। हालांकि यहां पर t 10 से थोड़ा ही बड़ा था लेकिन वो काफी था इसको मजीद बढ़ाने के लिए और बढ़ते बढ़ते फिर ये सॉल्यूशन इन्फिनिटी पर पहुंच गया। इसी तरह अगर t 10 से कम हो तो हम ये देखते हैं कि ये घटते घटते बिलाखिर -इन्फिनिटी को पहुंच जाता है यानी कि नीचे की तरफ। इसको हम एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो तो -इन्फिनिटी, अगर ये ठीक 10 के ऊपर हो तो हां फिर t 10 ही रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी फर्क हो तो ये +इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। मुख्तसर ये कि अगर कोई हल मुस्तहकम हो, स्टेबल हो, तो अगर हम फेज लाइन से थोड़ा सा ऊपर हों तो स्लोप मनफी होना चाहिए
और स्लोप का स्लोप यानी सेकंड डेरिवेटिव मुस्बत होना चाहिए। इसके बरक्स अगर हम फेज लाइन से थोड़ा ही नीचे हों तो स्लोप मुस्बत होगा और स्लोप का स्लोप मनफी। इस उसूल को कबूल करते हुए अब हम ये सवाल हल करना चाहेंगे, यहां dy बाई डी एक्स इसके बराबर है, गोया कि ये एक ऑटोनमस इक्वेशन है। यहां y की कीमत 0 से ज्यादा है इसलिए कि यहां पर स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हमसे इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन मांगे गए और फिर अगला सवाल ये कि इनमें से कौन से सॉल्यूशन मुस्तहकम हैं और कौन से गैर मुस्तहकम हैं। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालना तो कोई मसला है ही नहीं, इसलिए कि जब y 0 होगा तो dy बाई डी एक्स भी 0 होगा। y जब 1 होगा या जब y 2 होगा तो इन तीनों जगहों पर dy बाई डी एक्स 0 होगा। लेकिन dy बाई डी एक्स के अलावा हमें d2y dx स्क्वायर्ड भी चाहिए। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से हमें यह मिलेगा d2y dx स्क्वायर्ड। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो इससे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ y मिलता है। इनको हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, y-1 y-2 और फिर y को भी तो डिफरेंशिएट करना है इसलिए कि y x का फंक्शन है। इसके बाद हमें दूसरी टर्म निकालनी है और यहां से हमें ये मिला dy dx और आखिर में स्क्वायर रूट ऑफ y y-1 dy बाई dx। तो वाज़ेह है कि d2y dx स्क्वायर का इन्हिसार dy बाई dx के ऊपर है। मुस्तहकम या गैर मुस्तहकम हल का फैसला करने के लिए अब हम यहां पर एक तस्वीर बनाएंगे। ये वही इक्वेशन है जिसका हम तज्जिया करना चाहते हैं और ये दूसरा डेरिवेटिव है जो हमने थोड़ी देर पहले हासिल किया था। अब अगर हम यहां से शुरू करें तो क्या हम नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ? इसके लिए कोई सा नुक्ता लें जो इससे थोड़ा सा ऊपर हो, यानी कि 2 जमा एप्सिलॉन हो। एप्सिलॉन कोई बहुत छोटा अदद है, मुस्बत है। अब अगर y को हम 2 के लगभग लें तो यहां से वाज़ेह है कि y प्राइम स्क्वायर रूट 2 ये 1 हो जाएगा और y-2 तो एप्सिलॉन है, गोया कि y प्राइम एप्सिलॉन के साइज का होगा और एप्सिलॉन चूंकि मुस्बत है इसीलिए y प्राइम भी मुस्बत होगा। इसी तरह हम ये जान सकते हैं इसको देखकर कि अगर y 2 के लगभग हो तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना इससे, लेकिन ये 1 होगा और ये y प्राइम है, चुनाचे y डबल प्राइम y प्राइम की तरह का होगा और चूंकि y प्राइम मुस्बत है लिहाजा y डबल प्राइम भी मुस्बत होगा, जिसका मतलब ये कि यहां पर जो सॉल्यूशन है उसका रुझान ऊपर की तरफ होगा और ये एक गैर मुस्तहकम सॉल्यूशन है। तो इसको हम अनस्टेबल कहेंगे। ये इक्विलिब्रियम तो जरूर है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा नीचे से शुरू करते, यहां पर y प्राइम चूंकि एप्सिलॉन की तरह का है और एप्सिलॉन नीचे मनफी कीमत रखता है तो यहां पर y प्राइम मनफी होगा, जिसका मतलब ये कि इधर रुझान इस तरफ का है और यकीनन ये अनस्टेबल सॉल्यूशन है। तो ये y इक्वल्स 2 की फेज लाइन है और ये सॉल्यूशन अनस्टेबल है। अब चलिए हम y इक्वल्स 1 को देखते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा ऊपर से शुरू करें तो अब ये देखना है कि क्या ये सॉल्यूशन इसकी तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। ये जानने की खातिर हम y को 1 प्लस एप्सिलॉन लेंगे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। अब यहां से हम y प्राइम मालूम करना चाहेंगे।
इधर अगर देखें तो y 1 के लगभग है और y -2 ये -1 है, लिहाजा y प्राइम फिर मनफी एप्सिलॉन बना, जिसका मतलब ये कि y प्राइम मनफी कीमत रखेगा। अब हम y डबल प्राइम को इसी तरह से देख सकते हैं। y डबल प्राइम यहां से देखिए कि अगर y 1 के लगभग हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी नहीं, लेकिन यहां से हमें यह नजर आता है कि y डबल प्राइम यहां पर मनफी y प्राइम की तरह है, गोया के y डबल प्राइम मुस्बत होगा। अब चलिए इसका मतलब देखते हैं यहां पे कि y प्राइम का रुझान नीचे की तरफ है, यूं। ये वही शर्त थी जो एक मुस्तहकम सॉल्यूशन की है। इसी तरह अगर हम नीचे से शुरू करें तो यहां पर y प्राइम मुस्बत होगा और इस सॉल्यूशन का रुझान ऊपर की तरफ होगा, गोया कि ये मुस्तहकम है। आखिर में हम इसको देखेंगे, यहां पर y 0 है और इसीलिए हम y को यहां पर एप्सिलॉन के बराबर ठहराएंगे और ये एप्सिलॉन खुद मुस्बत होगा। तो यहां से नजर आता है कि y प्राइम मुस्बत है और इसका रुझान, इसका मतलब ये कि ऊपर की तरफ होगा। y डबल प्राइम भी मुस्बत है और जब y छोटा होगा तो इसकी कीमत इन्फिनिटी के नजदीक पहुंचेगी। यकीनन y डबल प्राइम भी बढ़ता चला जाएगा, गोया कि ये भी अनस्टेबल है। तो यहां से जो सॉल्यूशन शुरू होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और जाकर इससे मिल जाएगा। तो ये वाहिद स्टेबल सॉल्यूशन है जो हमने मालूम किया और ये y = 1 की फेज लाइन है। इस सारे तजिए का फायदा यह कि हमने इस इक्वेशन को मुकम्मल हल नहीं किया, बस इससे जो चीदा चीदा बातें थी वो मालूम की। यह हमें पता चला कि जहां से भी हम शुरू करेंगे आखिर हम इस अंजाम तक पहुंचेंगे, यानी कि y = 1 ही मुस्तहकम सॉल्यूशन है। जिसका मतलब यह हुआ कि जब x बढ़ता चला जाएगा तो आखिरकार हम 1 पर पहुंचेंगे। तो ये उसी तरह की बात है जो हमने एक ठंडे और गर्म जिस्म के बारे में की थी, यानी कि ठंडा जिस्म गर्म होगा, गर्म जिस्म ठंडा होगा और दोनों कमरे के दर्जा हरारत पर आखिरकार पहुंच जाएंगे। आपने इन मिसालों से जरूर ये देखा कि हम कई तरह के पहले दर्जे के डिफरेंशियल इक्वेशंस को बआसानी हल कर सकते हैं, लेकिन सारे इस तरीके से हल नहीं हो सके। और अब खुशखबरी ये है कि गो के इसका हम कोई फॉर्मूला शायद ना लिख सकें, हल का मेरा मतलब है, लेकिन फिर भी हम इसको न्यूमेरिकली हमेशा हल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर हो या कंप्यूटर हो तो उससे हम हर पहले दर्जे के डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कर सकते हैं, बशर्ते कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन है उसकी कीमत किसी एक नुक्ते पर मालूम हो या उसके डेरिवेटिव की कीमत किसी नुक्ते पर मालूम हो, तब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल मुकम्मल हो सकता है।